देश में कैशलेस और फेसलेस कर प्रणाली लागू, प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान के लिए पोर्टल किया जारी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 70.77% पहुंची। प्रदेश में 9,508 मरीज संक्रमण मुक्त। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी लगे इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को दी अनुमति। और दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 3 इनामी सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पारदर्शी कैशलेस सिस्टम लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को लोकार्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अब कर प्रणाली भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन यह करदाता को पारदर्शिता और निडरता का विश्वास देने वाला है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है। रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कर प्रणाली में बुनियादी और संरचनात्मक सुधार की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आज की हमारी यह प्रणाली गुलामी के कालखंड में बनी और धीरे धीरे विकसित हुई। कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश में सबसे बड़ा कर सुधारक है। देश में कोरोना से प्रभावित 70% से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिससे कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 70.77% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक सूचना के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 56,383 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृतकों की दर 2% से भी कम है, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आई है। प्रदेश में भी 9,508 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, वहीं 3,935 संक्रमितों का उपचार जारी है। कल शाम तक प्रदेश में 438 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। रायपुर जिले में 154, राजनांदगांव में 55 और रायगढ़ में 41 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी नए संक्रमितों की पहचान की गई है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी लगे इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दे दी है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर यह अनुमति दी जा सकती है। पत्र में कहा गया है कि बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण करने की अनुमति होगी। पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कोविड-19 के कारण कुछ एहतियाती नियमों के तहत किया जाएगा। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में होगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। एडीजी अशोक जुनेजा ने बताया कि कोविड-19 के कारण स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। वहीं परेड के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। राज्य शासन के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस का परेड का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न रहेगा। इसके अंदर एक पूरी परेड नहीं होगी, सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी वीआईपी हों अन्य जिलों में होंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर के तुरंत बाद ध्वजारोहण से राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी दी जाएगी परेड द्वारा, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उद्बोधन के पश्चात कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान होगा। वहीं श्री जुनेजा ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने जानकारी दी। उन्हीं की इस बार तैयारी की जा रही है और सभी सुरक्षा व्यवस्था उसी के हिसाब से लगाई गई है। ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि मेडिकल टीम्स भी हर जगह उपस्थित हों, जिससे कि जो आगंतुक हैं वो भी चेक होकर ही अंदर आएँ। और अनावश्यक इस बार बहुत कम लिमिटेड संख्या में ही गेस्ट्स को बुलाया भी गया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रिकॉशंस मेंटेन किया जा सके। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र गुरु ध्वजारोहण करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में आज 3 इनामी माओवादी समेत 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि राज्य शासन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उन्मूलन अभियान चला रही है। दंतेवाड़ा जिले में स्थानीय स्तर पर इसे लोन वर्राटू अभियान यानी ऑपरेशन घर वापसी के नाम से चलाया जा रहा है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि आज आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी रेल की पटरी उखाड़ने और स्कूल भवन में विस्फोट करने जैसी घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन माओवादियों के आत्मसमर्पण से क्षेत्र में माओवाद का प्रभाव कम होगा। के तहत 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए, जिसमें 3 इनामी नक्सली हैं। ये ज़्यादातर लोग बासनपुर, झिड़का और कामालूर क्षेत्र के हैं। ये पश्चिम बस्तर का इलाका आता है, दंतेवाड़ा का जो वेस्ट बस्तर डिवीजन है माओवादिस्ट का, जो लगातार मुखबिरों की हत्या करना, ग्रामीणों की हत्या करना, उसमें सबके 3 लोगों के खिलाफ, 2 के खिलाफ 5-5 अपराध और 1 के खिलाफ 4 अपराध हैं। बाकी लोग सब CNM सदस्य, मिलिशिया सदस्य हैं, जो कि ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इन 16 लोग है नक्सलियों का काफ़ी यहाँ का दंतेवाड़ा में कमज़ोर होगा, और जो हमारा रेलवे ट्रैक है और जो 5-6 गांव के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर अब तक 99 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिलने वाली बजट की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। यह समिति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिलने वाली बजट का पुनरावलोकन करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर GD शर्मा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को रिव्यू कमेटी के सामने अपनी जरूरतों को रखना होगा, जिसके हिसाब से उन्हें बजट जारी किया जाएगा। यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है टू रिव्यू रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स
तो इसको थोड़ा सा सही वो पढ़ने से होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के करंट ईयर 2020-21 के लिए। तो उसमें चेयरमैन बनाया, एक कमेटी बनी हुई है अभी जो कंस्टिट्यूट हुई है 24 जून को, और उसका एक मीटिंग हुई है अभी, और रिव्यू जो बजट के लिए रिक्वायरमेंट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मांगी है। पहले 5, 6, 7 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पोस्टपोन हो गई। अब ये अगस्त के लास्ट वीक में होगी। गौरतलब है कि देश भर में करीब 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व कल प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। हालांकि कोरोना के मद्देनजर काफी कम संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश दिया गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूधाधारी मठ के महंत राजश्री राम सुंदर दास ने कहा कि इस बार जन्माष्टमी के दौरान सामाजिक दूरी और मास्क के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया है। प्रकोप है छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में, इसलिए हमने सावधानी बरता हुआ है। जो शासन का नियम है, शासन का निर्देश है कि सैनिटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, मुंह में मास्क लगा कर रखें। तो जो भी शासन प्रशासन नियम है उसका पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मनाए हैं। इस बीच डोंगरगढ़ में भी कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गई। राजनांदगांव का गोविंदा उत्सव प्रदेश भर में दर्शनीय रहता है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण इस बार उत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है। गोविंदा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल गट्टानी ने बताया कि 100 साल से भी अधिक समय से यहां गोविंदा उत्सव और भगवान श्री कृष्ण की झांकी के भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार शासन के निर्देश पर इसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई है। नहीं दिया है क्योंकि डोला निकालने से भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा करना वर्तमान परिवेश में प्रतिबंधित है। इसलिए भगवान की मूर्ति को यहीं प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार डोला निकलता था और आरती पूजा होती थी, उसी प्रकार आरती पूजा होगी और यहीं पर रहेगा। केवल भ्रमण नहीं करेगा, नगर में भ्रमण नहीं करेगा, दही लूट नहीं होगी। जन्माष्टमी का उल्लास मंदिरों के साथ घरों में भी नजर आया। घरों में भी लोगों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। और अब मौसम। प्रदेश के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की स्थिति बन रही है। लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के ऊपरी हवा में 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिससे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते कई दिनों से मानसूनी परिस्थितियों के कारण वर्षा की स्थिति बनी हुई है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य से कुछ कम ही दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के नदी नालों में उफान की स्थिति बनी हुई है। बीजापुर जिले में भी नदी नालों में उफान के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। जिले के मिरतुर नदी में बने पुल के ऊपर पानी बहने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बारिश और बाढ़ के कारण चेरपाल, तोयनार, धनोरा और बेदरे जैसे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कैशलेस और फेसलेस कर प्रणाली लागू, प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान के लिए पोर्टल किया जारी।
प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 70.77% पहुंची। प्रदेश में 9,508 मरीज संक्रमण मुक्त। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी लगे इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को दी अनुमति। और दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 3 इनामी सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।